नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 22/5/2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नाथुला पास के बारे में, जो कि सिक्किम में लोकेटेड है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में, जिनका नाम है हेलिना एंड ध्रुवास्त्र। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एमपी के यानी कि मध्य प्रदेश के एक ऑर्डिनेंस से रिलेटेड, जो कि हाल फिलहाल में काफी न्यूज में है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ, जो कि रिलेटेड है नाथुला सिक्किम से। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट समझने से पहले थोड़ा सी बेसिक बातें समझ लीजिए। यहां पर देखिए नाथुला का क्या मतलब है। ला का मतलब होता है यहां पर पास। ठीक है, पास का क्या मतलब हुआ? पास का मतलब हुआ जो बड़े बड़े माउंटेन्स वगैरह होते हैं ना, उनके बीच में से जाने के लिए जो रास्ता होता है उसे पास कहा जाता है या फिर ला बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो नाथुला पास है ये कहां पर है? ये सिक्किम में लोकेटेड है। आप यहां पर लोकेशन देख सकते हैं इसकी। यहां पर देखिए ये वाली जो लोकेशन है ना, यहां पर लोकेटेड है नाथुला पास। क्या करता है ये? इंडिया और चाइना के बीच में ये एक गैप क्रिएट करता है, एक पासेज क्रिएट करता है। ऑलराइट, ठीक है। क्या कंटेस्ट है? क्यों ये नाथुला पास न्यूज में आया? क्योंकि रिसेंटली यहां पर क्या हुआ था, बहुत सारा स्नो स्टॉर्म आया हुआ। ठीक है ना, यानी कि बर्फबारी काफी ज्यादा हुई थी इस एरिया में। उसके कारण काफी सारे लोग यहां पर, जो टूरिस्ट वगैरह यहां पर घूमने गए हुए थे, वो फंस गए। ठीक है, और उनको वहां से बाहर निकालने का काम चलाया जा रहा है इंडियन आर्मी के द्वारा। ठीक है, इसी कारण नाथुला पास न्यूज में है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं नाथुला पास के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, नाथुला पास जो है वो वर्ल्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, यानी कि जहां पर बाइक्स वगैरह चलाई जा सकती है, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन आ जा सकता है। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रोड है ये। ठीक है, हिमालयन पीक पर सिचुएटेड है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पर है। और अगर हम सी लेवल से इसकी हाइट की बात करें तो 14,450 फीट अबव है ये सी लेवल के। ठीक है, नाथु का क्या मतलब होता है? नाथु का मतलब होता है लिसनिंग ईयर्स, और ला का मतलब होता है पास। ऑलराइट, ठीक है। ये जो है एक ओपन ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट बनाता है, किसके बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में, यानी कि इंडिया और चाइना के बीच में पासेज का काम करता है। और अगर हम सिक्किम में कुछ और पासेस के बारे में डिस्कस करें तो जिलेप्ला पास काफी फेमस पास है, दोनकिया पास और चिबा भांगंज पास, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है सिक्किम के। आप यहां पर देख सकते हैं जिलेप्ला पास जो है वो मेंशन भी है, जस्ट पास में ही है नाथुला पास से। ठीक है ना, यहां पर जिलेप्ला पास। यहां पर एक लिस्ट दी है मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पासेस के बारे में, जो कि इंडिया में लाई करते हैं। सबसे पहले है यहां पर बनिहाल पास। बनिहाल पास क्या है? कश्मीर वैली को ये कनेक्ट करता है आउटर हिमालयाज के साथ। इसके बाद है बारचाला पास, ये हिमाचल प्रदेश को लेह लद्दाख से कनेक्ट करता है। फोटुला पास जो है लेह को कारगिल से कनेक्ट करता है। रोहतांग पास जो है वो कुल्लू वैली को स्पीति वैली के साथ कनेक्ट करता है। शिवकिला पास है किन्नौज वैली को तिब्बत के साथ कनेक्ट करता है। जिलेप्ला पास हम देख चुके हैं सिक्किम को चाइना के साथ, वैसे ही नाथुला पास भी सिक्किम को चाइना के साथ। ठीक है, लिपुले पास जो है ये क्या करता है? ये चौदान वैली ऑफ जो इंडिया की है, कहां पर लोकेटेड है? तिब्बत वाले रीजन और इंडिया के बीच में जो ट्राइजंक्शन वाला एरिया बनता है वहां पर ये लोकेटेड है। ठीक है, उत्तराखंड चाइना नेपाल के बीच में ये पासेज का काम करता है। फिर खारदुंगला लद्दाख को सियाचिन ग्लेशियर से कनेक्ट करता है, और ये हाईएस्ट मोटरेबल पास है वर्ल्ड का। ठीक है, अभी हमने नाथुला पास के बारे में देखा, ये भी वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पास है। और सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट मोटरेबल पास वर्ल्ड का कौन सा है, तो आप वहां पर क्या नाम देंगे? खारदुंगला पास। ठीक है, बोमदिला पास कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि रिलेटेड है हेलिना एंड ध्रुवास्त्र से। सबसे पहले तो हेलिना और ध्रुवास्त्र दोनों है क्या? ये दोनों मिसाइल है। ठीक है, और किस टाइप की मिसाइल है? तो एंटी टैंक, जो टैंक को डिस्ट्रॉय करने के जिन मिसाइल का यूज किया जाता है उन्हीं का एक टाइप है हेलिना और ध्रुवास्त्र मिसाइल। ठीक है, क्या कंटेस्ट है? क्यों ये दोनों मिसाइल न्यूज में है? क्योंकि रिसेंटली हमने क्या किया है? सक्सेसफुल टेस्टिंग की है इन दोनों मिसाइल्स की। इन दोनों मिसाइल की खास बात यह है
कि ये इंडिजिनसली डेवलप है, यानी कि हमने इनको इंडिया में ही डेवलप किया है। और इनकी जो टेस्टिंग वगैरह है वो कहां पर हुई है, तो पोखरण रेंज जो कि थार डेजर्ट राजस्थान में। चलिए थोड़ा थोड़ा बेसिक बातें जान लेते हैं हेलिना और ध्रुवास्त्र के बारे में। देखिए हेलिना और ध्रुवास्त्र दोनों ही एंटी टैंक मिसाइल है, दोनों ही किस काम आती हैं, जो आपके टैंक होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के काम आती हैं। लेकिन इनके बीच में डिफरेंस क्या है, देखिए हेलिना जो है ये आर्मी का वर्जन है, और जो हमारी इंडियन आर्मी है ना उसके पास हेलिना होती है, और जो ध्रुवास्त्र होता है वो हमारी इंडियन एयरफोर्स का वर्जन है। ओके, दोनों ही जो मिसाइल्स है इन्हें हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है, और दोनों ही थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। और ये एक तरीके से अपग्रेडेड वर्जन माना जाता है नाग मिसाइल सिस्टम का। ओके, ठीक है। इंडिजिनसली डेवलप किए गए हैं, किनके द्वारा डेवलप किया जाता है इंडिजिनसली, तो जो डिफेंस एंड रिसर्च डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, उसके द्वारा डेवलप किया गया है इन मिसाइल्स को। अब जान लेते हैं नाग मिसाइल के बारे में भी कि नाग मिसाइल क्या होती है। नाग मिसाइल जो है वो थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट का मतलब क्या हुआ कि मतलब आपने एक बार इनको लोकेशन वगैरह फीड कर दी इनमें, उसके बाद ये आपको इनको देखने की जरूरत नहीं है, ये उस लोकेशन को जाकर मार कर आएंगी, ठीक है। एंटी टैंक मिसाइल है, उसके साथ साथ डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, ठीक है। ऑल वेदर मिसाइल होती है, यानी कि किसी भी कंडीशन में इनको यूज किया जा सकता है। ऑलराइट, ठीक है। नाग मिसाइल को डेवलप किया जाता है अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर इनको बनाया जाता है। अब इस प्रोग्राम का जिक्र हुआ है तो इस प्रोग्राम को भी डिस्कस कर लेते हैं। जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत जो है वो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम द्वारा की गई थी, ठीक है। इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कब शुरुआत की गई थी इस प्रोग्राम की, तो 1983 में इसको अप्रूवल मिल गया था गवर्नमेंट से। ऑलराइट, इस प्रोग्राम के अंडर इंडिया में 5 मिसाइल्स को बनाया जाता है, ठीक है, डेवलप किया जाता है। इन्हें पटना के नाम से जाना जाता है। P से आती है आपकी पृथ्वी मिसाइल। ये क्या है, ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सर्फेस मिसाइल है, ठीक है, और एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके बाद आती है अग्नि। अग्नि जो है ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये इसके अलग अलग वेरिएंट है, अलग अलग रेंजेस है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, ठीक है। फिर हमारी आती है त्रिशूल। ये क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस से एयर में अगर हमको अटैक करना है तब इसका यूज किया जाता है। खास बात यह है कि ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, ठीक है। फिर आती है हमारी नाग, जो कि एक एंटी टैंक मिसाइल है। उसके बाद है आकाश, जो कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक ना। ये भी सरफेस टू एयर अटैक करती है। दोनों ही आकाश और त्रिशूल दोनों ही सरफेस टू अटैक है। डिफरेंस क्या है, ये मीडियम रेंज है, अग्नि जो है वो शॉर्ट रेंज, ठीक है। इसकी अलग अलग रेंजेस है अग्नि की। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट के एक रीसेंट डिसीजन से। देखिए क्या कंटेस्ट है, आपको पता होगा कुछ दिनों पहले ही हमने एक ऑर्डिनेंस के बारे में डिस्कशन किया था, जो कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट लेकर आई थी, जहां पर जो फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन होता है उसको रोकने के लिए कुछ एक्ट वगैरह, रूल वगैरह लेकर आई थी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब उसी के अगेंस्ट एक पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। क्या बोला गया था कि ये जो ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट के द्वारा लेकर आया गया है, ये क्या करता है, ये वायलेट करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, ऐसा बोला गया उस पिटीशन में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप पहले इस पिटीशन को हाई कोर्ट में लेकर जाइए, ठीक है, ऐसा बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। पिटीशनर का क्या कहना है, पिटीशनर का ये कहना है सिमिलर ऑर्डिनेंस उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी लेकर आया है, ओके, जो कि क्या करता है, राइट टू प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस को वायलेट करता है। हमारे आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल नंबर 21 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ये वायलेट करता है, ठीक है। इस बिल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इस बिल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। देखिए मध्य प्रदेश का जो एक्ट है, जो बिल है, उसका नाम है धार्मिक स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2020। इसमें क्या बोला जाता है, जो इंटरफेथ मैरिज होती है स्टेट में, ठीक है ना, इंटरफेथ यानी कि एक हिंदू हो गया दूसरा कोई मुस्लिम हो गया, इंटरफेथ मैरिजेस को रेगुलेट करने का काम करता है ये एक्ट, ओके। इसमें क्या बोला जाता है, इसमें यह बोला जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति
किसी को फोर्सफुल कन्वर्जन कराता है, ठीक है ना, शादी वगैरह का लालच देकर फोर्सफुल कन्वर्जन कराने के लिए मजबूर करता है, तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है, साथ साथ 1 लाख रुपए का फाइन भी भरना पड़ेगा। ऑलराइट, ठीक है। क्या बोलता है इस एक्ट के द्वारा? तो प्रोहिबिट करता है रिलीजियस कन्वर्जन को और किसी भी प्रकार के अटेम्प्ट को। उसके साथ साथ कॉन्स्पिरेसी वगैरह में भी अगर आप पाए जाते हैं तब भी आपके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। और ये जो आपको अगर इसके अंदर रजिस्टर किया जाता है, इस एक्ट के अंदर आपको अगर जेल में पहुंचाया जाता है, तो वो जो आपका क्राइम है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा और नॉन बेलेबल होगा, आपको बेल भी नहीं मिलेगी, ठीक है। अब कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना है, ठीक है, कि क्या इस प्रकार का एक्ट लाए जा सकते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो मानना है ना, वो हम उसकी पास्ट जजमेंट से पता लगा सकते हैं। देखिए, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पर्टिकुलरली इंटरफेथ मैरिज के बारे में तो कोई भी ज्यूरिडिक्शन नहीं दिया है, बट इसने क्या बताया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने डिसीजन में, इसने ये बोला है राइट टू चूज अ लाइफ पार्टनर इज अ फंडामेंटल राइट, और इसमें ना ही सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है और ना ही कोई स्टेट की गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं डाल सकती। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक और वर्डिक्ट, जहां पर द लिली थॉमस एंड शार्ला मुग्दल केस में क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि अगर आप फाइनेंशियल बेनिफिट या फिर किसी भी प्रकार के लीगल बेनिफिट का फायदा उठाने के लिए रिलीजन को कन्वर्ट करते हो, तब आपका जो रिलीजियस कन्वर्जन है उसको बोनाफाइड माना जाता है, उसको क्या माना जाएगा, नल एंड वॉइड माना जाएगा, ठीक है। आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा रिलीजियस कन्वर्जन का। ये बात बोली है सुप्रीम कोर्ट ने, इस बात को एक्सेप्ट किया है कि अगर कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए रिलीजियस कन्वर्जन किया गया है, एक्सेप्ट आपका खुद का कोई पर्टिकुलर झुकाव जो है उस रिलीजन के प्रति नहीं है, बट स्टिल आपने उस रिलीजन को चूज किया है, तब इस कंडीशन में आपका जो कन्वर्जन है उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में पहले भी बताया है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि रिलेटेड है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 के बारे में। रिसेंटली ये इंडेक्स रिलीज किया गया था। इस इंडेक्स में क्या बात बताई जाती है कि कौन सी कंट्री में करप्शन वगैरह का क्या स्टेटस है, ठीक है ना, कहां पर करप्शन ज्यादा है, कहां पर करप्शन कम है। तो इंडिया की जो रैंक है वो हम लोग जो है लास्ट टाइम से 6 प्लेस नीचे आ गए हैं। लास्ट टाइम हम 80th पोजीशन पर थे, इस बार हम 86 पोजीशन पर रहे हैं, ठीक है ना। काफी पुअर परफॉर्मेंस रहा है इंडिया का। किसके द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में भी आप कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। देखिए, ये क्या है, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1993 में और इसका जो हेडक्वार्टर है कहां पर है, बर्लिन जर्मनी में है। मकसद क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करने का? टू कॉम्बैट ग्लोबल करप्शन विथ सिविल सोसाइटल एंटी करप्शन मेजर्स एंड टू प्रिवेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज, ठीक है। टोटल 180 कंट्रीज को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, जहां पर स्टडी वगैरह की गई है कि कहां पर ज्यादा करप्शन है, कहां पर कम करप्शन है, ठीक है। स्कोर दिया जाता है हर कंट्री को 0 से लेके 100 तक का। 0 स्कोर है यानी कि आप सबसे ज्यादा करप्ट हो, और अगर आपका स्कोर 100 है तो आप सबसे ज्यादा क्लीन हो। ऑलराइट, ठीक है। इस बार जो इंडिया का स्टेटस है इतना कम रहा है, इंडिया की जो रैंक है इतनी कम रही है, काफी पीछे रही है। इसके पीछे रीजन माना जा रहा है कोविड-19 के पैंडेमिक को। आपको पता होगा जब कोविड-19 के पैंडेमिक की शुरुआत हुई थी तब काफी ज्यादा न्यूज में आया था कि बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है इस डिजीज को लेकर और बहुत ज्यादा इलीगल एक्टिविटीज वगैरह भी की जा रही हैं, करप्शन वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अगर हम टॉप परफॉर्मिंग कंट्री की बात करें तो सबसे ज्यादा परफॉर्म किया है डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड ने। उनका जो स्कोर है वो 88 रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड वगैरह आदि कंट्रीज हैं। पुअर परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे लास्ट में रही है सूडान एंड सोमालिया। रीजनल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वेस्टर्न यूरोप ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है और सबसे घटिया जो परफॉर्मेंस है वो सब सहारन अफ्रीकन एंड ईस्ट यूरोपियन एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज का रहा है, ठीक है। इंडिया का स्कोर रहा है 40, बहुत पीछे है हम, लास्ट टाइम हमारा 41 था, 1 पॉइंट हम नीचे चले गए हैं, ठीक है। चलिए, इस रिपोर्ट में जो इंडेक्स है उसमें कुछ रिकमेंडेशन भी दी गई है
क्या बोला गया है करप्शन को कम करने के लिए? स्ट्रेंथ ओवरसाइज इंस्टीट्यूशंस, जो आपके ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, एंटी करप्शन अथॉरिटीज होती हैं, ठीक है। इंडिया में क्या है, लोकपाल वगैरह है, ठीक है ना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, सीबीआई वगैरह है, ये क्या करते हैं, जो करप्शन के केसेस हैं उनसे डील करते हैं। उन ऐसे इंस्टीट्यूशंस को थोड़ी और ज्यादा पावर दी जाए, ठीक है। उसके बाद बोला गया इंश्योर ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कॉन्ट्रैक्टिंग टू कॉम्बैट रॉन्ग डूइंग, ऑलराइट, ठीक है। फिर अगला रिकमेंडेशन दी गई है डिफेंड डेमोक्रेसी, प्रमोट सिविक स्पेस, ठीक है। जो सिविल सोसाइटीज आपकी होती हैं, जो एनजीओज वगैरह होते हैं, मीडिया वगैरह जो होते हैं, उनको और ज्यादा अकाउंटेबल, उनको और ज्यादा पावर दी जाए ताकि वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने में मदद कर सकें, ठीक है। फिर इसके बाद पब्लिश रिलेवेंट डाटा एंड गारंटी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टू इंश्योर द पब्लिक रिसीव इजी एक्सेसिबल टाइमली एंड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, यानी कि आरटीआई जो है इसको और ज्यादा पावरफुल बनाया जाए इंडिया में। आपको पता होगा लास्ट ईयर हमने आरटीआई को भी थोड़ा सा कमजोर कर दिया है, थोड़ा सा वीक कर दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, एक अमेंडमेंट कर आरटीआई एक्ट में, ऑलराइट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। इसके अलावा आप अपने मन से भी रिकमेंडेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं कि किस प्रकार से करप्शन को कर्व किया जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है, ठीक है। सो गाइस, दैट वाज द लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।